सर, हमारे साथ हैं गोविंद जी, गोविंद बडोलिया। गोविंद, आप हो अभी ऑनलाइन? जी, तो आपकी आवाज ऑन करिए गोविंद जी। कौन है सर? गोविंद बडोलिया सर, लास्ट में मैंने भेजा है, आज ही भेजा है सर अभी। अच्छा, वो मैं उसको देख नहीं पाया सर। क्या जी सर, नाम है इनका? जनरल वे में देख लें सर। हाँ मैं। आप देखें सर, मैं शुरू करता हूँ। हम्म। आप गोविंद जी का देख लें सर, और एक अनीता शर्मा है, इन दोनों का देखिए, मैं तब तक हाँ, अमिता शर्मा जी का तो है मेरे पास। जी जी, इनका तो गोविंद जी का मैंने भेज दिया सर। मैं देखता हूँ इनका। जी जी, आप देखिए सर, मैं करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते गोविंद जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बढ़िया है सर। क्या डेट है आपके इंटरव्यू की? 28? 1 जुलाई। 1 जुलाई है। मैंने आपको एक डेट और दी है, वो क्या दी है? वो 28 है। 28 तो नहीं है, शायद मैंने आपको एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं सर। 25। अच्छा अच्छा, ओके सर। 25 है, क्योंकि 1 तारीख है, तो कम से कम 5 दिन पहले तो मॉक हो जाना चाहिए, इसलिए 25 दिया है। हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में से जो इतालवी मरीन केस था, भारत सरकार द्वारा अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, और दोनों ओके सर। मतलब उसको बंद कर दिया है केस को। और दोनों जो इतालवी सैनिक थे, जो भारत में जी सर। बंद थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया है। इसका कारण बताएं, पहले बताएं केस कब का है और क्या घटनाक्रम है इसका, उसको क्लियर करें। सर एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, पर ये 3-4 साल पहले की घटना है। और इसमें इटली के और भारत के जो बीच में सैनिकों को लेकर विवाद चल रहा था सर। लंबे समय से इसमें सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है कि अभी भारत की तरफ से ये मुद्दा क्लियर कर दिया गया है, और बाकी कार्रवाई इटली के ऊपर ही है। वहाँ जो कार्रवाई होगी वो आगे वहीं होगी। ओके, मुझे सर एग्जैक्टली पूरी डिटेल नहीं मालूम। ठीक ठीक है। अच्छा, जो आज पुतिन और बिडेन की मीटिंग हुई, जी सर। इसकी कुछ मुख्य घटनाएं बता पाएंगे आप? कल हुई है 16 को, कहाँ हुई है और क्या मुख्य मुद्दा था इनका? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। मीटिंग हुई थी इतना पता है। बाकी दोनों ये देशों ने। बताएं कि, हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी सर। ट्रंप और बिडेन की नीतियों में आपको क्या अंतर लगता है दोनों को लेकर? अ, सर दीर्घकालिक रूप से देखें तो दोनों की नीति में ज्यादा अंतर नहीं। जहाँ ट्रम्प की नीति हमें एग्रेसिव रूप में मिलती थी, जैसे उनकी नीति ईरान के प्रति रही, या मध्य एशिया में हम देखें, राइट। या रूस के प्रति देखें, तो वही चीजें बाइडेन की नीति में उतने एग्रेसिव रूप में नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार बाइडेन सरकार के द्वारा चीन का विरोध किया जाता है, या रूस को लेकर जो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, वो सिमिलरली वैसे ही हैं। बाकी सर जहाँ तक मैं देखता हूँ तो अ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इतना डिफरेंस नहीं है। नीतियों में ज्यादा बड़ा परिवर्तन आपको नहीं लगता है? जी सर। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कौन ज्यादा उचित लगते हैं, बिडेन या ट्रंप? सर भारत के दृष्टिकोण से जहाँ ट्रम्प के साथ भी भारत सरकार के रिश्ते अच्छे थे, और अभी भी बाइडेन सरकार के साथ भविष्य में अच्छी संभावना है। तो अ, आशा है कि वही रिश्ते आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, और बाइडेन सरकार एक इंडिया के फेवर में और चीन के विरोध में ज्यादा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जैसे क्वाड ग्रुप है, या फिर मिडिल एशिया का जो मुद्दा है, या संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है, उनमें प्राथमिकता मलेशिया का देने की क्या बात मुद्दा है। है, उसको क्लियर करें। तो मिडिल एशिया में तो रिसेंटली जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है वो चल रहा है सर। तो हालांकि उसको लेके जो अमेरिका की विचार है वो भारत से अलग है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को अगर कोई हमला करता है तो विपक्ष प्रतिक्रिया देने वो अपने अकॉर्डिंग अपने रक्षा के लिए अपनी प्रतिक्रिया दे रक्षा में सकता कर है। सकते हैं, ठीक है, हाँ।
जबकि भारत का कहना है कि भारत बेसिकली तो स्टेट नेशन थ्योरी को फॉलो करता है, तो राइट, दो भारत का राष्ट्र कहना है कि इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, शांति वार्ता से हल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। अच्छा, जी ब्रिटेन ने एक महिला है भारतवंशी जिनको आज एक फेडरल जज पद पर नियुक्त किया है अमेरिका में। न्यूज है, अगर सॉरी आप सर, तो बताओ। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं पड़ पाया। ईरान और जो अमेरिका संबंध है उसमें भारत की भूमिका अगर देखें तो क्या भारत ने जो रुख बदला है, भारत ने ईरान से संबंध वापस लौट आया है, भारत अब उतने अच्छे संबंध नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि इससे भारत की विदेश नीति को कहीं कहीं ना कहीं विफलता मिलेगी? जी सर, मैं समझता हूँ कि ईरान को लेकर भारत हमेशा से रहा है कि संबंध बढ़ाया जाए। वहाँ अनेक विकास परियोजनाएं भारत द्वारा चलाई जा रही है, राइट, परंतु कई बार अमेरिका की वजह से विरोध कर दिया जाता है। जो अमेरिका अपना ईरान के प्रति जो प्रतिरोध है वो चाहता है कि अन्य देश उन्हें फॉलो करें जैसा कि अमेरिका चाहे, परंतु भारत भी चाहता है कि मिडिल एशिया में अरब देशों के साथ जो संबंध है वो बिगड़े नहीं। भारत सामंजस्य बनाते हुए चलता है, और राइट भविष्य सर। में भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी जो नई संसद भवन बन रहा है, जी सर। प्रोजेक्ट है, इसका विरोध करने के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? सर, तर्क यही है कि अभी जिस कोरोना काल में है, तो सरकार का पूरा फोकस लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कई संगठनों द्वारा एक तो फंडिंग को लेके विरोध किया गया, और जो टाइमिंग है कोरोना काल में उसको लेकर विरोध किया गया। आपको क्या लगता है, इसको बनाया जाना चाहिए? जिस तरह मैं समझता हूँ कि दो जो तर्क हैं वो थोड़े हद तक सही नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा ये विस्टा प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है, और जो भविष्य में जरूरत है सांसदों की बढ़ोतरी होगी, 2026 के बाद लोकसभा सीटें बढ़ेगी, तो वहाँ भी जरूरत है। इसके अलावा जो सेफ्टी रीजन्स हैं, और काफी लंबा टाइम हो गया, 50-60 साल हो गए सर, तो ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रह सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर आपने अच्छा उत्तर दिया। रिव्यू कर लेते हैं। देखें, आपने जो इतालवी केस है ये 2012 का है, और इसमें जो दो इटालियन नौसैनिक थे उन्होंने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी मालाबार के निकट। तो भारत में जो थे, अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के दबाव में उसके नियमों के अनुसार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा करने का आदेश दिया है और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना जो है नियमों को मानते हुए भारत ने इसको स्वीकार किया। पुतिन और बिडेन का आपका आंसर राइट है। इसमें जो मुख्य मुद्दा था वो साइबर अटैक था, और दोनों देशों को एक दूसरे को महाशक्ति के तौर पर सम्मान देने वाली बात थी। बाकी बहुत विशेष मुद्दों पर इनमें चर्चा नहीं हुई है। ट्रंप और बिडेन के आंसर आपके राइट है। महिला जज अभी जो नियुक्त हुई है भारतवंशी, इनका नाम है सरला विद्या नगाला। सरला विद्या नगाला, अभी इनको फेडरल जज नियुक्त किया है बिडेन ने। तो इसके साथ ही आप बिडेन प्रशासन में जो उच्च पदों पर भारतीय लोग हैं उनका भी याद करें, उनके भी के पदों को ध्यान रखें। और विस्टा प्रोजेक्ट है, इसमें आंसर आपका बहुत अच्छा था। ओवरऑल आपके आंसर्स पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छा अंतर आया है, और काफी एनर्जी लेवल भी अंतर है, और नॉलेज लेवल में भी डिफरेंस है। आई होप कि इसको और थोड़ा अच्छा करें, और हम हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। शुभकामनाएं बहुत बहुत। धन्यवाद सर, कोशिश करूंगा। जी जी, गौतम सर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग गोविंद जी। आप बिलोंग्स टू कोटा? जी सर, मैं कोटा से हूँ। अच्छा, आपने बीटेक किया मुंबई से? जी सर। आपने जो है प्राइवेट कंपनीज में नहीं गए कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में? नहीं सर, मैंने अपने कॉलेज के अंतिम वर्षों में ही सिविल सेवा में आने का मन बना लिया था, तो मैं उस ओर नहीं गया।
इसमें ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो आप ये जो है ना इनमें गवर्नमेंट जो है ना इसमें आना चाहते हो स्टेट सर्विसेज में? सर कॉलेज के दौरान है सर, अंतिम वर्षों में खासकर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करके मैं किसी एक ही फील्ड में कार्य कर पाऊंगा, वो एक सीमित दायरा रहेगा। जबकि प्रशासन में मुझे एक ब्रॉड और एक वाइड प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने के लिए, और मैं अपने कैरियर के रूप में से एक बेहतर विकल्प समझता हूँ। आप वॉइस थोड़ी सी, आपकी साउंड थोड़ा तेज रखो आप, साउंड जी साउंड थोड़ा सर। कम आ रहा है। जी सर। इसमें आप यू आर थिंकिंग कि आपको जो है ना बीटेक में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो कोई एक ही वर्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। यू आर थिंकिंग सर रॉन्ग, ऐसा नहीं है। सर वर्क डिफरेंट काइंड मिल सकते हैं, परंतु जो फील्ड रहेगा वो प्रशासनिक सेवा के जितना विस्तृत और डाइवर्सिफाई नहीं रहेगा। डाइवर्सिफाइड उसमें भी काफी होता है और उसमें स्कोप ज्यादा है। यहाँ से सैलरी 10 टाइम ज्यादा मिलती है वहाँ, 10 टाइम, बल्कि कभी कभी 20 टाइम तक सैलरी। आप तो मुंबई से बीटेक किए हुए हो, खैर एनी हाउ, जी सर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए प्रिपेयर पूरी तरह से रहना कि आप जो है ना आपने मल्टीनेशनल जब मुंबई से किया है बीटेक, जी आपका जो है सर। ना परसेंटाइल कितना था उसमें? 7 अराउंड था। आउट 10 ऑफ में से 6, 10 में से 7। हाँ तो बहुत अच्छा ही था ये तो ऑलमोस्ट। अच्छा एक बात बताइए कि ओजोन लेयर के बारे में आप क्या जानते हो? सर ओजोन लेयर पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित निचली सीमा में स्थित ऐसी लेयर है जो सूर्य जिसमें ओजोन की मात्रा होती है, और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, हम्म, और ये एक अच्छा सुरक्षा कवच के रूप में विद्यमान है। अच्छा एक बात बताइए, ये बढ़ते प्रदूषण के लिए आप देश में क्या उपाय करना चाहेंगे? अब जैसे एसडीएम लगते हैं आपके एरिया में बहुत प्रदूषण फैला है, देन व्हाट विल यू डू? आप किस तरह से उसको जो है ना प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहेंगे? सर प्रदूषण में अगर देखूं तो मैं जो जल प्रदूषण है उसकी अगर बात करूं तो यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है वो बेहतर मैनेज तरीके से होना चाहिए। जैसा कि सर मैंने रिसेंटली पढ़ा कि जो बारिश के दिनों में जो नालों से अगर पहले ही सफाई कर दी जाए ना, उनमें पहले चेक डैम बना दिए जाएं। अगर वो किसी नदी में या किसी और जगह तालाब में गिरते हैं तो चेक डैम बनाकर उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, वहां से उन्हें बायोरेमेडिएशन के द्वारा उनका प्यूरिफाई का प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो प्लास्टिक वेस्ट की है आजकल, तो प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसे डिफरेंट तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है। जो बायो माइनिंग भी एक टेक्निक है, इसके द्वारा भी उन्हें रिसाइकल करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसके अच्छा अलावा ये सर वायु प्रदूषण में देखें तो सर पॉइंट सोर्स, इसके लिए हमें टेक्निक तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। गाड़ियों से तो नहीं हो जैसे रहा, कारों से नहीं हो रहा है? गाड़ियों से भी होता है सर, उसके लिए बायो ईंधन बायोफ्यूल का उपयोग किया जा रहा है। नेचुरल गैस जो सीएनजी है उसका उपयोग किया जा रहा है। सरकार के द्वारा वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है। तो सर काफी उपाय किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण चलिए, सबसे। जी सर। अच्छा एक बढ़ती आबादी को रोकने के लिए आप क्या करना चाहेंगे देश में? बढ़ती आबादी बढ़ रही है और ये सब प्रदूषण भी बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण जी बढ़ रहा है, जो वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है सब जगह से, और जो है ना इसके व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, देन जी सर। आपको जो है इसको कैसे रोकना चाहेंगे बढ़ती आबादी को? सर बढ़ती आबादी को बढ़ने का उपाय यही है कि अ, सब जन जागरूकता मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उपाय है। हम्म? और जन जागरूकता सबसे प्रबल उपाय है सर, इसको बढ़ती आबादी को रोकने के लिए। इसके लिए परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हम्म, उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले सरकारी कार्मिकों के लिए या जो उनके लिए पहले लागू होना चाहिए कि 2 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसे
बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि ज्यादा वो पब्लिक होगी तो संसाधन का उपयोग भी ज्यादा होगा, और वो वाहनों की संख्या, रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो अ, हमें जन जागरूकता के माध्यम से या फिर कुछ इनिशिएटिव भी दिए जा सकते हैं, जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी की है, तो 2 बच्चों के लिए भी कहीं स्कीम चलाई जा रही है। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, तो इस तरह की। गोविंद जी, आप तो हिच, एक तो हिच ऊंची, हिच जोन छोड़ दीजिए। आप मन में कोई भी टेंशन मत रखिए। बी इजी, बी क्वाइट पीसफुली। आप जो है, हम लोग इंटरव्यू आपको तैयारी कर रहे हैं, ना कि इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको टेंशन मत लीजिए। बी क्या मतलब, आप जो है एक जन काम जो है बिल्कुल काम वे में जो है जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए ये और है कि मेट्रो शहरों में ज्यादा कोरोना बढ़ा है क्या? आप ऐसा मानते हो क्या? नहीं सर, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें देखा गया है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी अनुपात में बढ़ा है। हम्म। हम्म। अच्छा, शहरों में क्या ये लॉकडाउन करने से कुछ फर्क पड़ा है क्या इसका? जी सर, लॉकडाउन का निश्चित रूप से फर्क पड़ा है सर। इससे जो सोशल गैदरिंग हुई है, अ, उससे काफी सोशल गैदरिंग के खिलाफ, मतलब जो समारोह आयोजन हुए है, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग है, अनावश्यक रूप से बाहर जाना, वो काफी कंट्रोल हुआ है सर। आपके फादर आपको क्या बनाना चाहते हैं? आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो क्या करना चाहेगा? वो क्या चाहते हैं कि ये इस तरह से काम करे मेरा बच्चा? सर वो, उन्होंने मेरे ऊपर ही डिसीजन छोड़ा हुआ है कि जो मैं करना चाहूँ मैं स्वतंत्र हूँ, और उन्हें भरोसा भी है कि जो भी करूंगा मैं अच्छा ही करूंगा। अच्छा, बीटेक करने के बाद में आपके जो है राज्य सेवा में आने का पहले निश्चित किया था या पहले अभी बाद में डिसीजन किया आपने? सर राज्य सेवा में आने का मैंने कॉलेज के अंतिम वर्षों में किया था, अच्छा अच्छा। ये 2013 में। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या जानते हो? ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो सर इससे लाइट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करता है, मतलब हम्म। इसमें डीसी कौन को सा ऐसे। तेल यूज होता है? सॉरी सर। कौन सा यूज होता है? तेल तेल कौन सा डालते हैं उस ट्रांसफार्मर में जिससे कि वो काम ऑपरेट होने में जो है सॉरी सुविधा होती सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। है? इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तार क्यों होते हैं? दो या तीन तार क्यों होते हैं वो? हम्म, सर अनुमान लगाऊं तो सर एक उसमें अर्थिंग का वायर होता है। हम्म। सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे अच्छा। में। हम्म। एक क्वेश्चन और है। जी सर। भारत में 130 करोड़ लोगों की एफडी है, 130 लाख करोड़ लोगों की एफडी है, और जी दूसरे सर। कंपैरेटिवली हमारे देश में जो है ना लघु बचत बहुत ज्यादा है। तो इसका कारण क्या मानते हो आप? सर इसका कारण अ, यही है कि सर यहाँ पे जो ज्यादातर तबका है वो हम्म। श्रमिकों का या लोअर क्लास इनकम लोगों का है, और हम्म। वो छोटी छोटी स्कीम्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अपने एफडी के रूप में भविष्य के लिए पैसा बचाते हैं, या फिर उन्हें जो छोटी स्कीम्स है उनमें लगाते हैं, ताकि उनमें क्या है कि सरकार द्वारा काफी स्कीम्स भी चलाई जा रही है लघु बचत योजनाओं पे, तो वो भी एक रीजन है। ए, एक 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 बात मैं आपको बताऊं गोविंद जी। जी सर। आपका एक तो, अब मैं रिव्यू तो बाद में करूंगा, एक तो आपका जो ना प्रोनाउंसिएशन को आप थोड़ा सा क्लियर करो। आपकी वॉइस जो ना, ये स्टेटमेंट जो आपके आते हैं वो आप कौन से गांव को बिलोंग करते हैं बेसिकली? मैं सर कोटा जिले से ही हूँ, पास में दिगोद तहसील है। तो वो गांव का डायलेक्ट मत आने दो आप, बिल्कुल भी। यू शुड टॉक इन अ प्रॉपर हिंदी में, आप या इंग्लिश के वर्ड्स यूज करके आप बात कीजिए। आपका जो है जी ना सर। गांव का जो है ना वो डायलेक्ट आ रहा है हल्का सा, वो मत आने देना, नंबर वन। दूसरी बात, हिच बिल्कुल निकाल दीजिए, हिच बिल्कुल निकाल दीजिए। तीसरा, ये बालों को थोड़ा छोटा करवाना, है ना? जी सर। और एक जो है ना थोड़ा वार्म कपड़े, जो है ना ये व्हाइट कपड़े के बजाय आप थोड़ा लाइट ब्लू कपड़े पहन के जी जाना। सर, कब है आपका इंटरव्यू?
1 जुलाई। 1 जुलाई। हाँ 1 जुलाई। तो एक तो न्यूज़पेपर खूब पढ़ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आप जी कोटा सर। के बारे में जानकारी जरूर करना। यू मस्ट बिल्कुल नो सर। अबाउट कोटा की, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की जो है ना ज्योग्राफी, यहाँ की कल्चर, उसके बारे में आप जो है ना जरूर जानकारी करना। और नॉट टू टॉक इन विलेज डायलेक्ट को यूज बिल्कुल भी मत करना। जी विलेज सर। डायलेक्ट को अगर आपका ये आपके जो है ना टोन में कहीं कहीं झलकता है, यू मस्ट एब्सोल्युटली इन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बात करनी है आपको, है ना। और सीधे जी सीधे सर। यूं ऐसे मत रहो, एक्टिव, बी जी एक्टिव, है ना। तो एक्टिव रहकर बात करनी है। तो मैंने आपसे जो है ना ट्रांसफार्मर के एक पूछा था क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में आपने जो है ना वो सही जवाब दिया था, लेकिन उसमें नेफ्था तेल यूज होता है ना। जी एक वो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने तार पूछे थे, तो वो एक तो होता है जो है ना माइनस, और एक प्लस, एंड और एक वो जो है ना उसका अर्थिंग होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। ये छोटी छोटी जी चीजें आप। एक क्वेश्चन पूछा था क्या कहते हैं उसमें कि भारत का बजट जो है ना लाख करोड़ 130 लाख करोड़ का ये डिपॉजिट में है, वो आपका सही जवाब था। एक क्वेश्चन और था आपसे कि बढ़ती आबादी के बारे में, तो इसमें क्या ओजोन लेयर का, तो आपने सही जवाब दिया था। प्रदूषण के लिए आप ये कहेंगे कि एक तो व्हीकल्स की संख्या को भी, पुराने एक गवर्नमेंट का नियम आया था थोड़े दिनों पहले, आपको ध्यान हो तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा इन दिनों में, आपने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ी है, एक भी दिन आप 3 न्यूज़पेपर पढ़ना, आप 3-4 जो है राजस्थान पत्रिका, जो है भास्कर एंड अदर जो है जो भी है। एंड उसमें यह आया था कि जो पुराने व्हीकल हैं, व्हीकल की वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, व्हीकल की वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है। थर्मल तो सब जगह थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, थर्मल कोटा में ही है, बहुत सारी जगह नहीं है, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में जो है ये प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यू हैव टू से कि ये जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका डिस्पोजल के लिए 10 साल से या 15 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए डिस्पोजल की स्कीम आई थी, उस डिस्पोजल की स्कीम को आप देखना। आप जो है ना ये उसमें क्या क्या स्कीम में प्रोविजंस किए थे, कितने साल पुरानी गाड़ी को अगर आप जो है निकालेंगे तो उस पर आपको कुछ मतलब आपको जो है ना वो भी दिया जाना है गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, तो इनिशिएटिव। हाँ तो वो आप देखना। जी सर। बस चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बेस्ट। थैंक यू राजेश सर। जी गोविंद जी। नमस्ते सर। जी सर। गोविंद जी कोटा से हैं आप? जी सर। कोटा की स्थापना कैसे हुई मुझे बताएंगे थोड़ा? सर कोटा की स्थापना शाहजहां ने 1621 में बूंदी राज्य से अलग करके की थी। जो बूंदी राज्य के शासक थे राव रतन सिंह, उनके बेटे किशोरी सिंह जी को, भीम सिंह जी को यहाँ कोटा का कार्यभार संभाला था। तो कोटा बूंदी से अलग हुआ तो कोटा नाम कैसे पड़ा? सर कोटा प्राचीन समय में यहाँ कोट्या भील के नाम से यहाँ जाना जाता था। उनका शासन चलता था यहाँ, जिन्हें हाड़ा राजपूतों ने हराया था। अच्छा अच्छा। तो कोटा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सर ये दूसरे चरण में, राजस्थान पुनर्गठन ये दूसरे चरण में 1948 में हुआ था सर। जी। अच्छा, कोटा का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। तो ये परंपरा कब से शुरू हुई थी कोटा में दशहरे की? सर ये किशोरी सिंह जीतते के टाइम से ही चालू हुआ था। उस समय से ही जो रामलीला का आयोजन किया जाता था बड़े स्तर पर, और दशहरा मेला का बड़े स्तर पर आयोजन किया, और वहीं से ये परंपरा चालू होगी। तो ये किशोरी सिंह जी जो बता रहे हैं वो श्योर है आप उसमें, या माधो सिंह जी थे? ये सॉरी सर, माधो सिंह जी से। अच्छा, तो ये तिथि बताएंगे, दशहरे की तिथि क्या होती है? दशहरा अश्विन में सर शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में शिव मंदिर अधिक है? जी सर।
क्या कारण है इसके पीछे? सर वहाँ पे प्राचीन समय से ही जैसे गुप्तकालीन और मौर्यकालीन मंदिर भी मिलते हैं, तो वहाँ पहले शिव भक्ति का ज्यादा प्रभाव रहा है, और कालांतर में धीरे धीरे वहाँ पर उसी क्रम में अनेक शिव मंदिर विकसित हुए, खासकर नदियों के किनारे, चंबल नदी के किनारे या फिर काली सिंध। अच्छा, आपने जो उत्तर दिया है उसमें से एक प्रश्न मेरा और, ये मंदिर स्थापत्य गुप्त काल की देन है या मौर्य काल? तो मंदिर स्थापत्य श्योर नहीं हूँ सर मैं। आप जो मौर्य काल बता रहे हैं, मौर्य काल का तो कोई मंदिर नहीं मिला है। सर कंसवा का मंदिर जहाँ तक जानकारी है सर, वो मौर्यकालीन। मौर्यकालीन है? अच्छा, ये गुप्तोत्तरकालीन है कसवा का मंदिर भी, 8वीं शताब्दी का है। सॉरी सर। वहाँ जो शासक थे वो शिवगण मौर्य है, उसका शिलालेख, काल मौर्य काल नहीं। हाँ सर, वो शिलालेख से। अच्छा, एक कोटा में यातायात पार्क है, जी सर। कब हुई थी उसकी स्थापना? सॉरी सर, ईयर नहीं मालूम। हाँ, अच्छा, कोटा में कोई हवा महल है क्या? सर हवा महल कोटा दुर्ग में हो सकता है, जैसे जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ। अच्छा, एक अबली मीणी आपके वहाँ की एक महिला प्रसिद्ध रही है, अबली मीणी। जी सर, अबेली मीना का महल है दरा नेशनल पार्क में। अच्छा, क्यों प्रसिद्ध रही है अबली मीणी, क्या विशेषता थी इनमें? सर अबेली मीनी कोटा के जो शासक थे, उनकी प्रेस ही रही थी सर एक समय पे। अच्छा, इनके पीछे तो कोई इसी कारण कहानी जुड़ी हुई है कोई? नहीं सर, वो एक आदिवासी महिला थी, और राजा जी ये उनकी सर एक प्रेम कहानी थी, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो उन्हीं की याद में वो महल बनाया था। अच्छा, कोटा का संबंध तेजाजी से जोड़ सकते हैं क्या? ये सर तेजा जी का सर इस बारे में जानकारी नहीं है। तेजा जी का संबंध पश्चिमी राजस्थान से रहा है अधिक ज्यादातर। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न। राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है कोटा को, जी सर। इसके पीछे क्या कारण है? सर कोटा पहले औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता था सर, क्योंकि कानपुर में अनेक उद्योग हैं, तो इसे राजस्थान के उद्योग के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ थी, जैसे सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अब नहीं है, आप कह रहे हैं कि पहले फैक्ट्रियां थी, अब नहीं है वहाँ पे फैक्ट्रियां? जी सर, अब कोचिंग इंडस्ट्री का ज़्यादा प्रभाव हो गया है। मतलब अभी जो अर्थव्यवस्था है कोटा की, वो कोचिंग इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, अच्छा, फिर भी बजाय बताइए, अन्य उद्योग। अभी एक दो उद्योग फिर भी है वहाँ पर, उन्नत अवस्था में है? जी सर, वहाँ फर्टिलाइजर्स उद्योग हैं, और जो स्टोन है, कोटा स्टोन है, वेरी गुड। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, आपका जो क्षेत्रीय ज्ञान है वही मैंने जांचना चाहा है। कोटिया व्हील का आपने बताया, लेकिन उसमें आपको और बताना चाहिए था कि ये जो शासक थे यहाँ के, हाड़ौती के, जी सर। हाड़ा शासक, उनका नाम भी आपको बताना चाहिए था कि किन्होंने उनको हरा के कोटा को स्वतंत्र रियासत बनाया एक। और फिर मुगल बादशाह का आपने बताया। जी और सर। 1948 आपका जो वर्ष आपने बताया ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है राजस्थान संघ था, 25 मार्च ये डेट थी, ये थोड़ा सा और आप उत्तर को और अच्छे तरीके से बताएं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है बोर्ड पे। दशहरा मेला आपने सही बताया, अश्विन शुक्ल दशमी। और तेजा जी का मैं बता रहा था आपको, बूढ़ादीप में मेला लगता है इनका, तेजा दशमी, जी सर। बूढ़ादीप, जो आपके सूर्य मंदिर के लिए सूर्य फेमस है। मंदिर। जी जी। सर। और दशहरे का मेला आप बता रहे थे, किशोरी सिंह जी नहीं है, माधो सिंह जी है उसका आंसर। और जी सर। शिवालय बहुत है वहां पर, इसका यही कारण है कि शैव धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है वहां पे जी सर। हाड़ौती क्षेत्र में, इसलिए। यातायात पार्क आप देखें एक बार, 1992 में राजस्थान का पहला
यातायात पार्क था ये। जी सर। हवा महल का आपने सही बताया, जो कोटा का गढ़ है, उसके मुख्य द्वार पर राम सिंह जी द्वितीय जो थे उनके द्वारा जी सर। निर्मित। और एक अबली मेणी आपको बता रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है कि वो बड़ी वीर महिला थी, और कहते हैं कि दो पशु आपस में लड़ाई कर रहे थे जब वो पानी भरने जा रही थी, और उसने अपने हाथों से दोनों को छुड़ाया था। और इस वीरता से प्रसन्न होकर उनकी जो मुकुंद सिंह जी है, उन्होंने अपनी प्रेमिका के रूप में उनको स्थान दिया। ये इस प्रकार की कोई शॉर्ट जी स्टोरी सर। है। बाकी आपका क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है, मैंने ज्यादा राजस्थान वाइड पूछा नहीं है आपसे, और यही सुझाव है आपको कि थोड़ा राजस्थान पे पूरा जीके को एक बार देख लें आप। जी अभी सर। आपके पास समय होगा थोड़ा बहुत, उसमें कवर करें राजस्थान का जीके। बाकी आप एक थोड़ा एनर्जेटिक रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा। पिछले मॉक में भी शायद मैंने ये सुझाव दिया था आपको, हाँ अपनी जी सर। पुत्रों में उत्साह लाए थोड़ा। एक प्रशासनिक बिल्कुल सर। अधिकारी में उत्साह एक आवश्यक गुण है, वो बोर्ड आप पे ढूंढेगा वहां, और आप अपनी आवाज में या अपने उत्तरों से ही उनको बता पाए। ठीक है, स्माइल रखें हल्की सी, और थोड़ा जी सा सर। उत्साह के साथ उत्तर दें। बाकी शुभकामनाएं आप। धन्यवाद सर। जी राजेश सर,